हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। डेट है आज की 8 मई 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। आज बहुत इंपॉर्टेंट हमें न्यूज़ कुछ डिस्कस करनी है, बट उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, आप सभी जानते हो कि 2024 का हमारी टीम की तरफ से जो कोर्स है ना, वो सीटीआर मॉडल पे बेस्ड है। ठीक है, काफ़ी बार हमने डिस्कशन किया है कैसे क्लास टेस्ट रिवीजन मेथड के थ्रू हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि आपको ना बिल्कुल इनोवेटिव ढंग से इस एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाए। और यहाँ पर आपको अगले 1 हफ़्ते के लिए ऑलमोस्ट देखो फ्री ही मैं एक तरह से बोलूँगा, ₹11 तो एक तरह का आप टोकन अमाउंट ही मान के चलिए। ऑलमोस्ट फ्री तरह से आपको एक तरह से एक्सेस दिया जा रहा है इस पर्टिकुलर कोर्स का, जहाँ पर आप रियलाइज़ करोगे कि ये जो इनोवेशन है ना, किस तरह से हमारी टीम लेकर आई है, किस तरह से हमारी टीम ने पूरा इंश्योर करने की कोशिश करी है कि ये जो एग्ज़ाम है उस हिसाब से आपको पढ़ाया जाए, उस मॉडल के थ्रू आपकी तैयारी करवाई जाए जो आपको इस एग्ज़ाम की चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपको अलाइन करने की कोशिश करता है। ठीक है ना? तो मेक श्योर कि आप इन 7 डेज़ का अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए, ठीक है? तो इसका एक्सेस आपको डेफ़िनिटली मिल जाएगा। इन केस अगर आपको कुछ डाउट्स होते हैं तो आप इन नंबर से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अदरवाइज़ आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हो। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, तो मेक श्योर आप इस चीज़ को मिस ना करें। अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट सैटरडे को मैंने आपको होमवर्क दिया था उपारी और टोटाकल के बारे में कि इनका आखिर मीनिंग क्या होता है। देखिए, जब मैं बात करता हूँ उपारी की, तो आप समझिए कि हम बात कर रहे हैं किसकी? मराठा रजीम की। ठीक है? सर मराठा रजीम के अंदर क्या? यहाँ पर देखो, इनके टाइम पे ना जो गवर्नमेंट थी क्या करती थी, लैंड को असाइन किया जाता था कल्टीवेटर्स को। ठीक है सर? और बदले में कल्टीवेटर्स क्या करते थे? इनको रेवेन्यू देते थे। ठीक है? यही बात थी। तो उपारी क्या हुआ एक तरह से दरअसल एक टेनेंसी टेन्योर सिस्टम हुआ। आई बात समझ में? तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कई बार ना डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन आएगा कि उपारी वर्ड है एंशिएंट हिस्ट्री या फिर मतलब जिसमें मेडिवल हिस्ट्री का, तो वहाँ पर किस चीज़ के साथ संबंधित है, तो आपको ये चीज़ टिक करने के थ्रू आनी चाहिए, ठीक है ना? आप समझने की कोशिश करो कि इनकी यूटिलाइज़ेशन कहाँ पर है। ये क्वेश्चन एमसीक्यूज़ के अंदर ही आएँगे, आपसे मेंस में ये कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, ठीक है ना? तो एमसीक्यू के अंदर क्या होता है, क्वेश्चन भी आपके सामने होता है, आंसर भी आपके सामने होता है। तो अगर आपने डिसेंट वे में इसको मीनिंग समझ लिया होगा ना, तो आई एम वेरी श्योर आप एमसीक्यूज़ के अंदर क्वेश्चन आएगा, तो आप उसको आसानी से टिक मार्क कर दोगे, जो भी करेक्ट आंसर होगा। तो आंसर पहचानने की ट्रिक भी इम्पॉर्टेंट होती है। दूसरा वर्ड है यहाँ पे टोटाकल, ठीक है? देखो इसका मीनिंग क्या होता है? जो हमारे यहाँ पे इसका मीनिंग होता है गार्डन लैंड्स, ठीक है? बेसिकली गार्डन्स वगैरह जो होते हैं, तो यहाँ पर जो गार्डन लैंड्स होते हैं, इनके अंदर जहाँ पे अच्छी इरिगेशन होती है, वहाँ पे हम बात करें, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप फ्रूट्स बात कर लीजिए, वेजिटेबल्स बात कर लीजिए, उनके लिए इसको यूटिलाइज़ किया जाता है। तो गार्डन लैंड्स का जब हम बात करेंगे तो टोटाकल की हम बात करेंगे। ये काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं इस तरह के क्वेश्चन्स, ठीक है? यूपीएससी, सीएससी में भी और भी जो यूपीएससी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाता है, उनके अंदर भी ये क्वेश्चन इस तरह के पूछे गए हैं। तो मेक श्योर कि आपको इनका मीनिंग पता होना चाहिए। अब कल के लिए ऐसे मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, एरीपट्टी और मिरासीदार, इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है, नीचे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक टॉपिक हमें डिस्कस करना है विद रिगार्ड्स टू वॉशिंगटन डिक्लेरेशन। समझने की कोशिश करते हैं इसको। देखो अभी क्या हुआ है, यूएस और साउथ कोरिया, ये 2 कंट्रीज़ का आपको ध्यान में रखना है। यूएस और साउथ कोरिया के आपको प्रेज़िडेंट यहाँ देखने को मिल जाएँगे। इनके ना 70 इयर्स कंप्लीट हुए हैं, इनके बायलैटरल रिलेशनशिप्स के। ठीक है सर? अब इसमें क्या हुआ है, इसमें एक इम्पोर्टेंट डिक्लेरेशन आई है जिसका नाम क्या है, वॉशिंगटन डिक्लेरेशन। सर इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है, देखो आप जानते हो साउथ कोरिया के बारे में, कंट्री के बारे में, ठीक है? सर बहुत अच्छी कंट्री है, मतलब काफ़ी सारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, बिल्कुल। पर कहीं न कहीं जब हम बात करते हैं ना इसकी डिफेंस की, वहाँ पर थोड़ा कंट्री है पीछे पड़ जाता है। कहने का मीनिंग क्या? देखो इसके आप जानते हो नॉर्थ कोरिया इसके नेबरहुड में हमें देखने को मिल जाता है। बिल्कुल। और नॉर्थ कोरिया आप जानते हो जो न्यूक्लियर का थ्रेट है, न्यूक्लियर वॉर का थ्रेट है या फिर कह लो न्यूक्लियर वेपन्स का थ्रेट एक तरह से साउथ कोरिया हो गया, बाकी और कंट्रीज़ को देता रहता है। ऊपर से साउथ कोरिया की भी ना इतनी जो वहाँ की जो डिफेंस सिस्टम है उतना अच्छा नहीं है। तो वहाँ पर यूएस उनको हेल्प करता है। ठीक है? एक्चुअल में क्या होता है, साउथ कोरिया को बहुत ही बिलियंस ऑफ डॉलर्स पे करने पड़ते हैं यूएसए को, और यूएस आर्मी के जो सोल्जर्स हैं वो हमें साउथ कोरिया के अंदर देखने को मिल जाते हैं, जो इस कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है? अब सिर्फ वाशिंगटन डिक्लेरेशन में क्या हुआ है? वाशिंगटन डिक्लेरेशन में ये बात हुई है कि ना जो यूएस है वो इस कंट्री को प्रोटेक्ट करेगा अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ क्या, अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ न्यूक्लियर वॉर। कल को कोई मान लो ना कि न्यूक्लियर वॉर हो जाती है, इस तरह की चीजें, उसको बचाने के लिए, साउथ कोरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर क्या काम करेगा, यहाँ पर यूएस काम करेगा। स्पेशली इन्होंने बात करी है इनकी सबमरीन्स। सबमरीन्स जानते हो ना आप, जो पनडुब्बीज होती हैं, तो पनडुब्बी जो होंगी इनकी वहां पे
उस एरिया के आसपास डॉक करी रखी जाएंगी जो कोरियन पेनिनसुला है वहां पे। तो कल को कोई भी थ्रेट आता है साउथ कोरिया के ऊपर तो यूएस उसको टैकल करेगा, ऐसा वाशिंगटन डिक्लेरेशन में लिखा गया है। तो सर यहाँ पे साउथ कोरिया क्या करेगा? देखो साउथ कोरिया ने कॉपरेशन करेगा टुवर्ड्स न्यूक्लियर डिटरेंस। कहने का मीनिंग क्या, या रदर आई शुड से कि साउथ कोरिया ना कभी भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा। गेटिंग द पॉइंट? तो साउथ कोरिया को क्या फायदा हो रहा है? साउथ कोरिया का फायदा ये हो रहा है कि यूएस जो है वो उसको स्ट्रेंथन कर रहा है, उसकी कहीं ना कहीं उसकी जो पावर्स हैं उसको स्ट्रेंथन कर रहा है। और इनको अश्योरेंस ये अश्योरेंस क्या दे रहे हैं कि हम कभी भी यहाँ पर अपने यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स को नहीं बनाएंगे। तो इस तरह से आप नोटिस कर सकते हो, ठीक है ना। और ऑल दो पहले से ही जो आप जानते हो डिफेंस के लिए वहां पे यूएस रिस्पॉन्सिबल है, तो ऑलरेडी बहुत सारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स तो साउथ कोरिया पे ही कर रहा है, तो ये चीज चलती ही आ रही है। ठीक है जी, तो ये चीजें थी रिगार्डिंग वाशिंगटन डिक्लेरेशन। यही सेम डिटेल्स मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं कि इनकी जो न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन है वहां पे डिप्लॉय हो जाएंगी, कंसल्टेटिव ग्रुप फॉर्म किया जाएगा, साउथ कोरिया को इंटेलिजेंस रिसीव होती रहेगी यूएस के रिगार्डिंग की क्या क्या न्यूक्लियर एडवांसमेंट हो रही है, और एक तरह से डेटरेंस की तरह काम करेगा। ठीक है ना। डेटरेंस मतलब कि जैसे नॉर्थ कोरिया है ना, उनको एक तरह से बोलेगा कि अगर आपने हमारे ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स डालने की कोशिश करी तो हमारे पास भी हैं। तो इस तरह से उनको डेटर करेगा कि इस चीज को करने के अंदर। साथ में जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, ठीक है, इसके अंदर भी रीफॉर्म किया गया कि साउथ कोरिया जो है अपने इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को क्रिएट नहीं करेगा। तो ये चीजें थी विद रिगार्ड्स टू वाशिंगटन डिक्लेरेशन। तो आई होप अगर आपसे कोई पूछे तो आप अब इसको आंसर कर दोगे। अब ध्यान में रखना कि जो यूएस प्रेसिडेंट है ही इज द ओनली सोल अथॉरिटी टू यूज द न्यूक्लियर आर्सेनल ऑफ यूएसए। कि कल को कोई न्यूक्लियर वॉर हो जाती है तब किसके पास पावर है? ओनली एंड ओनली यूएस प्रेसिडेंट के पास है कि कब कैसे यूज करना है इसको। तो ये बात भी आई होप आप समझ गए होंगे कि वाशिंगटन डिक्लेरेशन आखिर है क्या। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज पीएमएलए एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अब इसको समझते हैं। देखो एक्चुअल में होता क्या है ना कि अलग अलग काम हो सकते हैं, जैसे मान लो कुछ प्रॉपर्टी खरीदना हो, कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना हो, नई कंपनी को एस्टेब्लिश करना हो, या इस तरह की कोई भी चीजें होती हैं। अब होता क्या है ना कि एक एक पर्सन इसको नहीं कर पाता। मतलब मान लो कि मैं ये चीजें करना चाहता हूँ, मेरे लिए बड़ी दिक्कत आती है। तो अक्सर मैं क्या करता हूँ, मैं जो अपने सीए होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, कई बार कुछ जगह पे कंपनी सेक्रेटरीज की हेल्प लेनी पड़ती है, कई जगह पे सीडब्ल्यूए, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स, इनकी हेल्प लेनी पड़ जाती है। तो हमारे बिहाफ पे ना ये लोग ये सारी चीजें करते हैं, है कि नहीं। पर अब आप नोटिस करो, ये कौन है? ये हैं प्रोफेशनल्स। ठीक है, काफी बार क्या होता है, इनको अच्छी खासी जानकारी हो जाती है, मतलब इनको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन वगैरह ये सारी चीजें पता लगती रहती हैं। अब मान लो कल को मेरे पास कुछ ब्लैक मनी है या कुछ इस तरह की चीजें हैं, ठीक है ना, और मैं क्या करवा रहा हूं, मैं इनको बोल रहा हूं कि आप ये चीज करो, ठीक है ना। तो यहां पर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अब कि ये भी पीएमएलए के अंदर आ गए हैं। कहने का मीनिंग क्या है, कल को क्लाइंट के पास हजारों करोड़ रुपए का पैसा है, ये बहुत पैसा है, तो कल को इनकी जिम्मेदारी बनती है ये चेक करें कि आखिर क्लाइंट के पास सोर्स ऑफ फंड आखिर कहाँ से आया है, कोई जो ट्रांजैक्शन कर रहा है उसका वो उस चीज के पीछे का पर्पस क्या है। तो इनकी जो जिम्मेदारियां है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज एंड कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स की, इनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। क्यों बढ़ गई हैं? क्योंकि इनको भी हमने एज अ रिपोर्टिंग एंटिटीज की तरह ट्रीट किया है अंडर पीएमएलए। तो ये बात ध्यान रखना कि अब ये क्या बन गए हैं, रिपोर्टिंग एंटिटीज बन गए हैं अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो इस तरह से अब इनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। अगर कल को इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाती है जहां पर ये चीजें बाय कर रहे हैं अपने क्लाइंट के बिहाफ पे, और पीएमएलए के साथ वो कहीं ना कहीं कंप्लाई नहीं करते, तो इनके ऊपर भी यहाँ से अब केसेस वगैरह चलेंगे, ये भी रिस्पॉन्सिबल उसके पीछे माने जाएंगे। तो पीएमएलए को हमने स्ट्रेंथन किया है और हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इसके अंदर इंक्रीज किया है। तो ऐसे होगा क्या, इससे फायदा क्या होगा, जो फ्रॉड प्रैक्टिसेस हो रही है ना कहीं ना कहीं, जिसके अंतर्गत क्या करते हैं अकाउंटेंट्स जो अपने क्लाइंट्स को मदद करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर, वो अब रुक जाएगा, क्योंकि पता है कि अगर ऐसे पकड़े गए कल को पीएमएलए लग जाएगा उनके ऊपर। साथ में ही जो हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उनको भी हेल्प करेगा, ठीक है ना। कोई ना कोई, जैसे मान लो कि कोई पर्सन, कोई उसके पास बहुत सारा पैसा है, तो वहां पे सीए उसका चेक करेगा ना कि कहाँ से पैसा आया, इतना सारी चीजें, तो डेफिनेटली इस तरह की चीजें भी हम रोक सकते हैं। थोड़ा सा पीएमएलए के बारे में हम पढ़ना चाहें, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में, तो इससे क्या हो रहा है, हम मनी लॉन्ड्रिंग को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट भी किया जा सकता है अगर कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे एंटिटीज का, जैसे ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में आती है, वो रिस्पॉन्सिबल है इन पर्टिकुलर ऑफेंसेस को इन्वेस्टिगेट करने की रिगार्डिंग। आप लोग देखते भी होंगे आजकल की ईडी ने यहाँ पे रेड कर दी, ईडी ने यहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर दिया, तो उसी की बात हो रही है। उसी तरह से इसके पीछे की पूरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, उसको प्रोसेस करना, एनालाइज करना, ये सारा काम किसके अंतर्गत आता है,
इट कम्स अंडर FIU, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत ही हमें देखने को मिलता है। तो इन दोनों का नाम तो आपको वेरी श्योर पता ही होना चाहिए, ठीक है ना? तो इसी तरह से अलग-अलग जो ऑफेंसेस है फिर वो देखे जाते हैं कि उनको कौन ठीक है ना, कौन-सी पर्टिकुलर एंटिटी के अंदर आता है, कि लोकल पुलिस हो गया, सीबीआई, कस्टम्स, सेबी, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ एक्ट कैसा है, उसके हिसाब से चीज़ें देखी जा सकती हैं। सर, तो अगर मान लो मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर इन्वॉल्व करता हुआ कोई पर्सन पाया गया, तो क्या किया जा सकता है? देखो, उसकी प्रॉपर्टी को हम जब्त कर लेंगे, उनके रिकॉर्ड्स वगैरह को हम सील कर देंगे, ये सारी चीज़ें करी जा सकती हैं। साथ ही साथ उनको फाइन लगाया जा सकता है, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है? हो सकता है किसी ने हज़ारों करोड़ का घपला किया हो, तो वहाँ पर फाइन ज़्यादा लगेगा उसके ऊपर, ठीक है? तो फाइन की ऐसे कोई लिमिट नहीं है। साथ ही साथ रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट उसको दी जाएगी फॉर अ मिनिमम ऑफ 3 इयर्स, और इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है अप टू अ पीरियड ऑफ 7 इयर्स। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ध्यान रखना, अभी न्यूज़ क्या थी कि जो सीए, सीएस और जो सीडब्ल्यूएज़ हैं, इनको भी हमने रिपोर्टिंग एंटिटीज़ के अंदर इंक्लूड कर लिया अंडर पीएमएलए, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज हीट इंडेक्स। देखो, इंडिया ना खुद का हीट इंडेक्स लॉन्च करने जा रहा है अगले साल, ताकि हम हीट हैजार्ड को कहीं ना कहीं क्वांटिफाई कर पाएं। मैं समझ आने की कोशिश करता हूँ। देखो, आपके ना मोबाइल फोन्स में आप लोग देखते होंगे कि कई बार टेम्परेचर ऐसे लिखा होता है कि टेम्परेचर अभी है 32 डिग्री, बट फील्स लाइक 36 डिग्री। सुना है कभी कि टेम्परेचर दरअसल में बाहर का तापमान क्या है, 32 डिग्री टेम्परेचर है, पर आप ऐसा बाहर जाओगे तो आपको लगेगा कि 36 डिग्री है। सर, ऐसा क्या है? देखो, दरअसल में होता क्या है ना कि टेम्परेचर के साथ-साथ आप ह्यूमिडिटी वगैरह देखते हो, और फिर इसका चेक करने की कोशिश करते हो कि आखिर एक्चुअल में टेम्परेचर आपको कितना फ़ील हो रहा है, आपकी बॉडी को कैसा फ़ील हो रहा है। कई बार हो सकता है टेम्परेचर कम हो, पर ह्यूमिडिटी के कारण इतना ज़्यादा आपको अनईज़ीनेस फ़ील होती हो कि उस वजह से आपको लगे कि टेम्परेचर ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखना ज़रूरी है। क्यों देखना ज़रूरी है? क्योंकि अगर हम हीट का इम्पैक्ट कहीं न कहीं मेज़र करना चाहते हैं, हमारे लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, कल को हीट वेव के अलर्ट्स कहाँ पे देने हैं, उसके बेसिस के ऊपर हमें ये चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं। हमें देखना भी तो है कि लोगों को कहाँ पे काम करने के लिए रोकना है। मान लो किसी का बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, वहाँ हो सकता है लोगों की डेथ भी हो सकती हो, ठीक है? टेम्परेचर हो सकता है कम हो, पर हमें ये भी तो देखना है कि कितना लोगों की बॉडी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है। ये सारी चीज़ें हीट इंडेक्स के थ्रू देखी जा सकती हैं। तो सर, ये इंडेक्स आखिर लॉन्च कौन करेगा? ये लॉन्च किया जाएगा बाय आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। और ध्यान रखना, ये जो आईएमडी डिपार्टमेंट है, ये आता है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज़ के अंतर्गत, ठीक है? काफ़ी लोग यहाँ पे कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, बट नहीं, आपको ध्यान अच्छे से याद रखना है कि आईएमडी कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज़। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया, हीट इंडेक्स करता क्या है, ये बताता है कि कैसे-कैसे क्या ह्यूमिडिटी को फैक्टर इन करते क्या देखने को मिलता है। और इसी को एपरेंट टेम्परेचर बोलते हैं। कहने का मीनिंग क्या? ये तो आपका एक्चुअल टेम्परेचर जो फ़ील हो रहा है, जो टेम्परेचर कहीं न कहीं तापमान ने चेक किया, पर आपको फ़ील कितना हो रहा है, उसको बोलते हैं एपरेंट टेम्परेचर। तो इसी का नाम हमें देखने को यहाँ पे मिल जाता है। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, मैंने आपको समझा दिया कि डेटा-वेटा आएगा, तो उसके बेसिस के ऊपर आप अलग-अलग पैरामीटर्स को एक्सेस कर पाओगे, एंड उसके बेसिस के आप इस तरह से स्पेसिफिक लोकेशंस के ऊपर कुछ अलर्ट्स, कुछ वार्निंग्स, ये सारी चीज़ें आप डेफिनिटली दे पाओगे। तो ये हो गया हमारा टॉपिक विद रिगार्ड्स टू हीट इंडेक्स। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ यानोमामी टेरिटरी। अब समझने की कोशिश करना, यहाँ पर पहले तो ना एक्चुअल में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है, लोकेशन पर्सपेक्टिव से। यहाँ अगर क्वेश्चन बनेगा तो लोकेशन से ही बनेगा। वो आपसे पूछ लेगा कि यानोमामी जो पीपल है, वो कहाँ पर है, या यानोमामी टेरिटरी कहाँ देखने को मिलती है। तो ध्यान रखना, मेजरली आपको ये ब्राज़ील के अंदर देखने को मिलेगी। थोड़ा पार्ट इसका वेनेजुएला में भी देखने को मिलता है, जो सदर्न वेनेजुएला है, बट प्राइमरीली हम बात यहाँ पे किसकी करते हैं, ब्राज़ील की। आप लोग अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में जानते होंगे ना, हमने मल्टीपल टाइम्स उसके बारे में पढ़ रखा है। तो वहाँ पर ये लार्जेस्ट इंडिजिनस लैंड हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। पर सर, न्यूज़ में क्यों थी? न्यूज़ में देखो इसलिए थी क्योंकि जो ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट है, लूला डी सिल्वा, उन्होंने प्रॉमिस किया है कि यहाँ पर ना जो इल्लीगल माइनिंग हो रही है, उनको हम यहाँ से निकाल देंगे, ठीक है ना? दरअसल में क्या है ना, यहाँ पे हमें गोल्ड वगैरह काफ़ी देखने को मिलता है। तो उसके रिगार्डिंग इल्लीगल गोल्ड माइनिंग काफ़ी सालों से चली आ रही है, ठीक है ना? उसको यहाँ पे कम करने की कोशिश है। तो यानोमामी टेरिटरी इसी चीज़ के साथ लिंक्ड है, और यहाँ पे यानोमामी पीपल या यानोमामी ट्राइब भी कई बार आपको सुनने को मिलता है। वो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। 30,000 से भी ज़्यादा लोग हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं इस पर्टिकुलर ट्राइब के। और ये काफ़ी आइसोलेटेड है, बाकियों से काफ़ी कल्चरली डाइवर्स है इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, कस्टम्स, ये सारी चीज़ें। काफ़ी रिमोट जगह पे रहते हैं, इन द फॉरेस्ट ऑफ ओरिनोको रिवर बेसिन। ये आप देख सकते हो, सदर्न वेनेजुएला भी आप समझ गए हो, और साथ-साथ ब्राज़ील का नॉर्दर्न ब्राज़ील भी हमने देखा, जैसा कि इस मैप के अंदर हमने समझने की कोशिश करी है। ठीक है ना? ये ज़िरियाना लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है ना? छोटे-छोटे ग्रुप्स में रहते हैं, छोटे-छोटे विलेजेस के अंदर रहते हैं, तो इस तरह के हमें इनकी लोकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अब सर, ये क्या होती है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी? देखो, आप जानते हो कि हमारे पास जैसे अलग-अलग क्रिप्टो करेंसी हमें देखने को मिलती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका बिटकॉइन हो गया, डोजी कॉइन हो गया,
इस तरह से। पर इनकी तो वैल्यू सर बहुत ऊपर नीचे होती रहती है, कभी अचानक ऊपर हो गया, कभी अचानक नीचे हो गया, है कि नहीं? तो इनकी ना काफ़ी इश्यूज़ होते हैं कि मान लो मैंने इसके अंदर पैसा लगा दिया और मेरे जैसे आम इंसान का बहुत सारा पैसा डूब गया, ठीक है ना? इस तरह की सिचुएशन देखने को मिलती रहती है। तो यहाँ पर ना कुछ हमें देखने को मिलते हैं क्या? स्टेबल कॉइन्स। स्टेबल कॉइन पता क्या होते हैं? स्टेबल कॉइन्स वो वाले इस तरह से सेम ही होते हैं क्रिप्टो कॉइन्स की तरह ही, पर उनकी वैल्यू ऐसे ऊपर-नीचे नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उनकी वैल्यू किसी न किसी चीज़ के साथ पेग्ड होती है। पेग्ड मतलब कि मान लो उनकी वैल्यू डॉलर के साथ लिंक्ड है, तो जैसे डॉलर की वैल्यू ऊपर-नीचे जाएगी, तो कहीं न कहीं इसकी वैल्यू ऊपर-नीचे जाएगी। अब आप जानते हो डॉलर अचानक से बहुत ऊपर या बहुत नीचे थोड़ी जाता है, तो उस तरह से इनकी वैल्यू थोड़ी स्टेबल रहती है, इसी का नाम होता है स्टेबल कॉइन। पर अगर मान लो स्टेबल कॉइन कोई भी लॉन्च कर सकता है, ठीक है ना? एक प्राइवेट इंडिविजुअल भी कर सकता है। पर अगर मान लो स्टेबल कॉइन को एक देश का जो सेंट्रल बैंक है, वो लॉन्च करे, तब हम उसको क्या बोलते हैं? तब उसको बोला जाता है कि वो क्या बन जाती है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ठीक है ना? वर्ड समझना है। पहली बात तो ये डिजिटल करेंसी है। दूसरी बात क्या है? इसकी जो वैल्यू है, वो फिक्स करी गई है सेंट्रल बैंक के द्वारा और जो कंट्री की फिएट करेंसी होती है, जैसे इंडिया के अंदर मान लो रुपी है, ठीक है ना? तो इस तरह से फिएट करेंसी के साथ उसकी वैल्यू इक्विवेलेंट होती है। तो ये चीज़ें आपको बतानी चाहिए। फिक्स्ड बाय वैल्यू फिक्स्ड बाय सेंट्रल बैंक, ठीक है ना? पीछे किसी न किसी चीज़ की बैकिंग होती है, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो क्रिप्टो करेंसी के अंदर क्या होता है, कोई बैकिंग ही नहीं है। अचानक से किसी भी कारण की वजह से पैसा वैल्यू ऊपर चलेगी, कभी वैल्यू नीचे आ गई। जैसे कभी किसी ने ट्वीट कर दिया, इलॉन मस्क कई बार ट्वीट कर देते हैं, वैल्यू बढ़ जाती है, कम हो जाती है। पर इस केस में ऐसा नहीं होता। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के अंदर क्या होता है कि आपका कोई ना कोई एसेट्स होता है जो उसके पीछे बैकिंग होती है, जैसे मान लो गोल्ड हो गया, करेंसी रिजर्व्स हो गया, तो उस तरह से आपको बैकिंग उसकी दी गई है और सेंट्रल बैंक इसको कहीं न कहीं फिक्स करता है इसकी वैल्यू को और इसकी वैल्यू फिएट करेंसी के इक्विवेलेंट होती है। अभी देखो इसी के रिगार्डिंग हमारे जो डिप्टी गवर्नर थे उन्होंने कुछ बात करी थी, तो इसलिए ये न्यूज़ में आ जाती है। अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? देखो बेनिफिट्स वो सारी चीज़ें हैं, आपने आप लोगों ने ना जैसे मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था, मैंने क्रिप्टो के कुछ आपको बेनिफिट्स और कुछ नुकसान यहाँ पे बताए थे। है कि नहीं? तो कहीं न कहीं जो सीबीडीसी है ना, इन बेनिफिट्स को इंश्योर करता है और इन नुकसान को खत्म करने की कोशिश करता है। नुकसान जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप जानते हो ना कि एनोनिमिटी होती है, उसको कहीं न कहीं कम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है, उसको कम करने की कोशिश करी जाएगी। पर बेनिफिट्स जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइवेसी आपको मिलेगी यहाँ पे, एक्सेसिबिलिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और कहीं न कहीं क्रॉस बॉर्डर ट्रांज़ैक्शन, एक कंट्री से दूसरी कंट्री आपने कुछ पैसे भेजने हैं, उसकी कॉस्ट जो लगती है, उस कॉस्ट को कम करेगा। ठीक है? बहुत सारे रिस्क जो एसोसिएटेड होते हैं डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी से, उन रिस्क को खत्म कर देगा एंड साथ-साथ कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस को भी यहाँ पे कम कर देगा। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं। स्टेबल कॉइन मैंने आपको समझाया ही था। स्टेबल कॉइन्स वही होते हैं जहाँ पर किसी के साथ वैल्यू इनकी लिंक्ड होती है। ठीक है ना? आप ऐसा मान के चलो एक होती है क्रिप्टो करेंसी, एक बीच में देखने को मिल जाती है स्टेबल कॉइन, एक हो जाती है सीबीडीसी। यहाँ पर स्टेबल कॉइन के अंदर बस बात ये है कि इनकी वैल्यू किसी के साथ पेग्ड है। डॉलर की वैल्यू ऊपर जाएगी तो इसकी वैल्यू ऊपर जाएगी, डॉलर की वैल्यू नीचे जाएगी तो इसकी वैल्यू नीचे जाएगी। तो थोड़े स्टेबल होते हैं। यहाँ तो बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है। यहाँ पर क्या होता है कि इनके जो लॉन्च किया जाता है, इनको जो कहीं न कहीं इनके पीछे सेंट्रल बैंक आ जाता है। ठीक है ना? तो फ़र्क होता है थोड़ा-थोड़ा सा, तो आई होप आप इनको बीच का फ़र्क भी समझ गए होंगे। तो यही सारी चीज़ें थी यूएस डॉलर डिजिटल करेंसी इस तरह से वर्क करती है, डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स के साथ वो बैक्ड अप है, ठीक है? स्टेडी रहती है और इनकी वैल्यू किसी के साथ पेग्ड होती है, जैसा कि मैंने आपको समझाया भी। तो ये सारे टॉपिक्स थे जो हमें आज के लेक्चर में अच्छे से समझने थे। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। कल मैंने आपको यानी कि सैटरडे को आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया था। काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन है देखो, ठीक है ना? मैं आपको बार-बार बताता रहता हूँ कि जो पॉलिटी के अंदर शेड्यूल्स होते हैं ना, उनका हमें एक अच्छे से आइडिया होना चाहिए, सारे के सारे 1 टू 12। पर जो 5th शेड्यूल हो गया, 6th शेड्यूल हो गया, इसके बारे में तो मल्टीपल टाइम्स यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं। जैसे ये यूपीएससी 2022 में पूछा गया कि 5th शेड्यूल के अंतर्गत अगर कोई पर्टिकुलर एरिया को लाया जाता है, तो उसका क्या फ़ायदा होता है? बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना? ये ना बल्कि रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ इसका आंसर क्या है कि उससे लैंड जो होती है ट्राइबल पीपल से नॉन ट्राइबल पीपल तक ना जाए, उसको ये प्रिवेंट करेगा, ठीक है ना? तो ये डेफिनिटली बहुत हमारे जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, ठीक है? उनके कहीं न कहीं प्रोटेक्शन के लिए 5th शेड्यूल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। 6th के अंदर आप जानते भी हो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम इन पर्टिकुलर हमें एरियाज़ में देखने को मिलता है। तो ये सारे शेड्यूल्स का आपको अच्छे से आइडिया रहना चाहिए। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब आज का जो लेक्चर हमने डिस्कस किया, उसके बेसिस के ऊपर मैं आपको 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ। इन पाँचों क्वेश्चन्स का आंसर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे और साथ ही साथ जो मैंने आपको 2 वर्ड्स दिए हैं, दैट इज़ एलिपैथी और मिरासीदार, उनका आंसर भी मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। सैटरडे को जो मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिए थे, उनका आपको मैं क्विकली एक बार आंसर बता देता हूँ। पहला था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स और यहाँ लिखा है कि इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। दिस आंसर इज़ फॉल्स। ठीक है, हमने देखा था ना रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है, वो रिलीज़ करता है। इसको रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स बोलते हैं फ्रांस के अंदर।
मतलब फ्रेंच के अंदर। इसके हेडक्वार्टर्स आपको पेरिस में देखने को मिल जाएंगे। और ये क्या थी, याद करो, ये एक एनजीओ है, ठीक है ना, जिसका कहीं ना कहीं काम होता है कि कैसे हम मीडिया की फ्रीडम को प्रमोट कर पाए। दूसरा कह रहा है मीटी कम्युनिटी। क्या ये मीटी लैंग्वेज को बोलते हैं, जिसको मणिपुरी भी आप बोलते हो, वन ऑफ द 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस? तो बिल्कुल ये बात है, ठीक है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा। थर्ड है चन्नपटना ट्वाइस, क्या उड़ीसा के अंदर थे? देखो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है ना। हमने देखा था ना कि कैसे जो हमें रामनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, वहां पर हमें चन्नपटना टॉयज जो है, चन्नपटना देखने को मिलेगा, जो टाउन है चन्नपटना का। वहां पर बहुत ही अच्छे वुडन टॉयज, वुडन डॉल्स, ये सभी हमें देखने को मिल जाती हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया। चौथा स्टेटमेंट आपका है वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में। ये कह रहा है कि इंडिया मीगा का मेंबर नहीं है। ये बात बिल्कुल गलत है। देखो, चाहे आप बात करो आईबीआरडी की, चाहे आप बात करो आईडीए की, या मीगा की बात कर लो, या आईएफसी की बात कर लो, इन सभी का इंडिया मेंबर है। पर इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। तो चौथी स्टेटमेंट फॉल्स होगी। पांचवी, यूएससीआईआरएफ यानी कि यूएस कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, क्या एक इंडिपेंडेंट बाई पार्टीशन यूएस फेडरल गवर्नमेंट कमीशन है? ये बात बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। हमने लेक्चर में समझा भी था कि इसने कुछ नेगेटिव कमेंट्स किए हैं इंडिया के बारे में, तो वो चीजें भी हमने पिछले लेक्चर के अंदर देख रखी थी, ठीक है ना। सिमिलरली इन क्वेश्चंस का आंसर भी, एंड जो दो टॉपिक्स थे, जो दो टर्म्स थे, उनका आंसर भी आप मुझे जो कमेंट सेक्शन में बताओगे। अगर आपको आज के लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली एस नथिंग एल्स पे जाके इस लेक्चर की पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।